सोचो, जो कोचिंग वाले बड़ी बड़ी कोचिंग जो बेचते हैं चाय की तरह, ए बैग ले ले, ए छाता ले ले, क्योंकि वो कोर्स बेच रहे होते हैं। और जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उनको बता दूं, आप मोटिवेट केवल उन लोगों को कर पाते हो जिन्हें जीवन में कुछ करना होता है। और जो सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं को मोटिवेशन की जरूरत होती है। मैंने कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी सर के 2 वीडियोस देखे, जिसमें एक में उन्होंने यूपीएससी कोचिंग एक्सपोज्ड और एक में अदर कोचिंग एक्सपोज्ड को लेकर वीडियोस बनाए। और सर ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हम केवल डार्क साइड पर ही बात करने वाले हैं, यानी किस प्रकार से कोचिंग वाले बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। पर मैं इस वीडियो में डार्क साइड के साथ साथ जो कोचिंग में हो सकता है और अगर कोचिंग नहीं हो तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं भी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूं, तो अगर मैं किसी कोचिंग वाले के लिए कुछ गलत बोलूंगा तो उसमें मैं भी इंक्लूड होऊंगा। यानी अगर मैं किसी कोचिंग वाले को फ्रॉड बोलूंगा तो वो फ्रॉड का तमगा मेरे ऊपर भी लगाया जाएगा। तो आप निश्चित तौर पर मान सकते हो कि जो भी बातें मैं बोल रहा हूं इस कोचिंग इंडस्ट्री के लिए, वो मैं अपने लिए बोल रहा हूं। अब चूंकि मैं एक छोटी मोटी कोचिंग का हिस्सा हूं, मेरा नैया पार चैनल है, ऑनलाइन पढ़ाता हूं, ऑफलाइन अभी ऐसी कोई कोचिंग नहीं है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे कोई भी वीडियोस एप्लीकेशन पर जाने से पहले 2 दिन तक यूट्यूब पर रहते हैं, फिर वो चाहे यूपीएससी के लिए हो, एमपीपीएससी के लिए हो या नेट जीआरएफ के लिए हो। जिससे मैं चाहता हूं कि जो गरीब बच्चा है वो कम से कम जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो 2 दिन में मेरे वीडियोस देख ले, फिर वो वीडियो एप्लीकेशन पर शिफ्ट होते हैं। अब क्यों इस एप्लीकेशन पर शिफ्ट करना पड़ता है? मेरे भी व्यक्तिगत खर्चे हैं, मुझे भी घर का खर्चा चलाना पड़ता है, तो जो फ्री में मुझसे हो सकता है वो मैंने कर दिया। मेरी अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं उसी ऑफलाइन क्लास से हाइब्रिड क्लास कर देता कि जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मैं घर का खर्च चलाता रहता और उस क्लास को मैं लाइव कर देता यूट्यूब पर फ्री सभी बच्चों के लिए। पर चूंकि मेरी लाइव ही क्लास है तो मैं यूट्यूब पर 2 दिन तक तो फ्री कर देता हूँ। जिस बच्चे को पढ़ना है, जो असमर्थ है, वो 2 दिन में पढ़ सकता है, और जो 2 दिन में नहीं पढ़ पा रहा है तो फिर उसको एप्लीकेशन पर जाकर बहुत मामूली सी कीमत रहती है, 300-400 रुपए के कोर्स रहते हैं, जिससे मैं अपनी आजीविका चला पाऊँ, अपना खर्च चला पाऊँ। बावजूद इसके भी मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि संदीप सर ने जो वो बातें बोली हैं कोचिंग इंडस्ट्री के लिए वो 100% सही हैं। निश्चित तौर पर छात्रों का शोषण हो रहा है और ये कोचिंग माफिया के रूप में इंडस्ट्रीज बाहर निकल रही है। लोग अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, फिर भी बच्चों का शोषण होता जा रहा है। इसके बावजूद भी सर ने जिस पक्ष को नहीं देखा है या प्रकाश नहीं डाला है, मैं उन पक्षों पर भी बात करने वाला हूं। सबसे पहले देखें कि किस प्रकार से ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, जिसमें इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, पीएससी, यूपीएससी सभी प्रकार की कोचिंगों को मैं शामिल कर रहा हूं, वो बच्चों को किस प्रकार से मूर्ख बनाते हैं। देखिए, इसमें गलती किसी एक को देना ठीक नहीं होगा। तुम ये नहीं कह सकते हो कि कोचिंग वालों की गलती है। हम इसमें कलेक्टिव गलती ढूंढते हैं। कलेक्टिव गलती किसकी? जिस कोचिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी गलती, जो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसकी गलती, और जो उनके ऊपर निगरानी रख रहा है यानी सरकार, उनकी गलती। तो इसमें सरकार, कोचिंग वाले और बच्चों तीनों की गलतियों को हम शामिल करते हैं। सबसे पहले कोचिंग का स्टैंडर्ड समझो। आप किसी भी बड़ी कोचिंग में जाओगे, जो बच्चा पहली बार तैयारी करने जा रहा है तो बच्चे को किस प्रकार से वो फंसाते हैं उस चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे आप एंट्री करोगे, उनका जो रिसेप्शन होता है जहां पर वो आपको कोर्स समझाते हैं, सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं, या उस कोचिंग से आपका पहली बार इंटरेक्शन होता है तो इस प्रकार के रिसेप्शन रूम में ही होता है। चकाचौंध भरा रिसेप्शन होता है और उसके पीछे उस कोचिंग का नाम लिखा होता है। पर वो कोचिंग के नाम के लोगों को अगर आप आंखें खोलकर देखोगे तो लिखा होगा बकरा आ गया। स्पष्ट बात यहां से समझिए कि किसी भी कोचिंग के आप रिसेप्शन पे जाते हो, वो आपको बकरे के रूप में ही देखते हैं कि अगर ये एडमिशन हो गया तो अपनी तो लॉटरी लग गई। तो हर संभव प्रयास करेंगे आपको वो फंसाने के लिए। वो लंबी लंबी मीठी मीठी बातें करेंगे, वो झूठे झूठे वादे करेंगे और आप उन बातों में आ जाएंगे अगर आपको जानकारी नहीं है। और 90% लोगों को जानकारी होती भी नहीं है, क्योंकि वो जिस कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो कोचिंग एडवर्टाइजमेंट की बदौलत आगे गई है। तो एडवर्टाइजमेंट सुनकर आए ना उस कोचिंग के बारे में। हम टीचरों को जानते नहीं है, अंदर जानते नहीं है, तो बाहर के माहौल को लेकर हमने एडमिशन ले लिया। अब जो बच्चे उनकी बातों से नहीं फंस रहे होते हैं, फिर उन बच्चों को दूसरा प्रलोभन दिया जाता है। दूसरा प्रलोभन क्या है? हम आपको बैग देंगे, मोबाइल देंगे, लैपटॉप देंगे, फलाना देंगे, ठिकाना देंगे। तो जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, कुछ उनको लगता है कि पढ़ाई के नाम पर
इंजॉय किया जाए, या फिर आडंबर जो चाहते हैं उन बच्चों को आडंबर के रूप में इसमें इस प्रकार से कलेक्ट कर लिया जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हों जो स्मार्ट भी होते हैं, वो तुम्हारा बैकग्राउंड भी देखे हैं, तो फिर तुमको सिलेक्शन के झूठे झूठे फोटो दिखाते हैं। और इस प्रकार से मान लो एग्जाम्पल के लिए कि एमपीपीएससी में कोई सेमिनार हुआ, रैंक 1, उन्होंने कहा कि रैंक 1 हमारे यहाँ से गया है, तो इस ऑडिटोरियम में लोग आकर सुनते हैं उन टॉपर्स को, तो इस प्रकार से वो टॉपर्स का झांसा दिखाते हैं। कुल मिला के वो हर संभव प्रयास करेंगे कि आप उस कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए, पर ये बाजार है, यहाँ पर बच्चे कीमत भी देखते हैं, सुविधाएं भी देखते हैं। तो इस कंपटीशन में किसी की फीस कम है, किसी की फीस ज्यादा है। जब से ऑनलाइन का दौर आया है ना, तब से फीस का दौर कम हुआ है, नहीं तो 1-1.5 लाख से नीचे किसी भी कोचिंग की फीस नहीं थी। अब इसके बाद जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, फिर उन्हें रूम रेंट देना पड़ता है, खाने का टिफिन का देना पड़ता है। बावजूद इसके भी फिर एक नया फील्ड खुलता है जिसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी। ये एक नया स्कैम है। अरे जो बच्चा रूम में रह ही रहा है उसको लाइब्रेरी की क्या जरूरत है, लेकिन एक साइकोलॉजी डाली जा रही है, आपको फैशन दिखाया जा रहा है, पढ़ाई पर कम ध्यान होता है, फालतू चीजों पर ज्यादा ध्यान होता है। लाइब्रेरी तब जाया जाए जब आपके घर में बच्चे हों या किसी प्रकार का शोर शराबा हो रहा हो या आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो। जब पढ़ने के लिए गए हो, बाहर कमरे में रह रहे हो, तो लाइब्रेरी की आवश्यकता क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। लाइब्रेरी स्कैम से आप बाहर निकलते हो, फिर एक शुरू होता है नोट्स का स्कैम कि फलानी कोचिंग के नोट्स ले लो, ढिकानी कोचिंग के नोट्स ले लो, और इस प्रकार से भंडारा होता है नोट्सों का, जिस कोचिंग के चाहो उस कोचिंग के नोट्स ले लो। पर बच्चा ये ध्यान नहीं रखता कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका ना तो उसने सिलेबस पढ़ा होता है, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े होते हैं। अगर वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ ले तो उसको इस प्रकार के नोट्स के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। तो आया था वो डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए और नोट्स को इकट्ठा करके कंटेंट कलेक्टर बनने लगता है, तो वो विभिन्न प्रकार की दुकानों में जाता है और नोट्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से नोट्स का बाजार लगता है। तो ये कहा जाता है कि ये घोटाला हो रहा है। क्या ये सच में एक घोटाला है? घोटाले को लेकर इंडिया में कोई नेता बात ही नहीं करना चाहता, यह भी एक घोटाला है। घोटालों की फाइल के भंडार भरे हुए हैं इंडिया में। इतिहास बहुत लंबा है घोटालों का, एक से एक तगड़ी कहानियां हैं घोटालों को लेकर। अगर आप भी इन घोटालों की कहानियों को सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम। यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियाज बिगेस्ट स्कैम नाम का एक ऑडियो शो, जिसमें आपको इंडिया में हुए बड़े बड़े घोटालों के बारे में बहुत शानदार तरीके से रोमांचक कहानियां सुनाई जाएंगी। जैसे विजय माल्या ने किया सफाया, नीरव मोदी क्यों गए लंदन, कॉलगेट स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। इस प्रकार के ऑडियो शोज और घोटाले की बहुत सारी आपको कहानियां सुनने को मिलेंगी इस ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यदि अभी आप NP50 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पहले महीने पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी मात्र 49 रुपए में 10,000 से ज्यादा आपको ऑडियो बुक सुनने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और सुनिए इन घोटालों की कहानियों को। और निर्णय आपके हाथ में है कि कोई कार्य घोटाला है या नहीं, इसमें कुकू एफएम आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। आइए अपने मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा यह है कि ये घोटाला है या नहीं। आइए सरकार की नजर से देखते हैं। सरकार ने अभी कोचिंगों पर नियंत्रण करने के लिए एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें कई सारे उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे। उसमें एक दिशा निर्देश ये भी था कि 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे। अच्छा भी है, बच्चों पर तनाव देना ठीक नहीं, पर इसका दूसरा पहलू भी तो देखो। सरकार चाहती है कि 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चे कोचिंग ना जाएं। कोचिंग अगर जाएंगे तो अपने अधिकारों को पहचान जाएंगे और वो भी रोजगार की मांग करने लगेंगे और उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे जिस लाइन में अभी युवा रोजगार की मांग करने के लिए खड़ा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह सरकार रोजगार देने में पूरी तरह असफल हुई है। और मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि जो भी आपको अभी रोजगार के नाम पर दिया जा रहा है वो आजीविका है, उसे रोजगार मत कहिएगा। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अगर आपका बढ़ रहा है तो समझ जाना आप रोजगार कर रहे हो, और वही दिनचर्या में फंसे हुए हो तो समझ जाना वो आपके पास आजीविका है। सरकार क्यों सरकारी नौकरी देने में असफल हुई, इसके लिए एक अलग वीडियो बनना चाहिए और मैं बनाऊंगा भी अगर आप कमेंट करते हैं। पर सरकार का इसमें घोटाला समझते हैं थोड़ा सा। सरकारी नौकरी के नाम पर भारत में वैकेंसियां निकाली जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अभी RRB ALP वैकेंसी की बात करता हूं। 5,000 के आसपास आपने पोस्ट निकाली, 50 लाख लोगों ने पोस्ट बढ़ा, 250 करोड़ के आसपास आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ। 6 महीने के बाद आप इसकी एग्जाम लोगे, 6 महीने तक जो पैसा आप रखोगे उसका ब्याज कहां जाएगा। और सोचो, शर्म आनी चाहिए कि 50 लाख 60 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, वैकेंसी केवल 5,000। अरे 1.5-2 लाख वैकेंसी निकालते तो लगता कि तुमने रोजगार के लिए कुछ किया। तो जो ये बच्चे 50 लाख तैयारी कर रहे हैं,
सोचो अगर ये तुम वैकेंसी निकालना बंद कर दो, सोचो अगर तुम ये कोचिंग लाना बंद कर दो, सोचो अगर कोचिंग ना हो तो ये 50 लाख बच्चे कहां जाकर खड़े होंगे? उसी भीड़ में जिस भीड़ में तुम्हारी रैलियों में युवा नेता खड़े हो रहे होते हैं, तो फिर भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। ठीक इसी प्रकार से एमपीपीएससी को देख लीजिए, 2024 का नोटिफिकेशन आया और वैकेंसी के नाम पर मात्र 60 सीटें दी गई हैं और इसमें 3 लाख लोग फॉर्म भरेंगे जाके, 3.5 लाख लोग, 3.5 लाख लोगों पर 60 वैकेंसी आपने दी है, आपका भी अच्छा खासा रेवेन्यू आने वाला है। तो ये घोटाला है जो कोचिंग और वैकेंसी के नाम पर ना केवल कोचिंग वाले कर रहे हैं, सरकार भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है। क्यों सरकार लॉलीपॉप दिखा रही है इन सरकारी नौकरियों की? क्योंकि इस देश में बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है, कोचिंगों में पढ़ के अपने अधिकारों को पकड़ चुके हैं। अगर छोटा छोटा वैकेंसी वाला हम निकालते रहेंगे, पोस्ट वाला वैकेंसी, तो ये बच्चे उस कोचिंग में लगे हुए हैं। तो कोचिंग सेफ्टी वॉल्व का काम कर रही है समाज के लिए। अगर कोचिंग को हटा दिया जाए तो ये समाज का युवा फट जाएगा और जो भीड़ तुम्हारी रैलियों में, मंदिर मस्जिद के ढांचों में जाकर खड़े हो रहे होते हैं, उसमें और लोग शामिल हो जाएंगे, तो भीड़ तुमसे नियंत्रित नहीं हो पाएगी। और जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उनको बता दूं, आप मोटिवेट केवल उन लोगों को कर पाते हो जिन्हें जीवन में कुछ करना होता है। और जो सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं को मोटिवेशन की जरूरत होती है। इन गधों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है जो अंधभक्ति में भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं। इनके यहां अगर मोटिवेशन के लिए खड़े होगे, तुम्हारी बात सुनेंगे भी नहीं। तो जितने भी लोग मोटिवेटर स्पीकर बने हुए हैं ना, तथाकथित मोटिवेटर स्पीकर, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हो? जिससे वो जीवन में कुछ हासिल कर पाए। रोजगार के नाम पर जोमेटो में जाके बेच लो, स्विगी में जाके बेच लो, तो वो सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग में ही तो जाएगा। तो जो कोचिंग वाले हैं वो सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहे हैं। जिस दिन कोचिंग खत्म हो जाएंगी, बम ब्लास्ट होगा इस समाज में और इस समाज व्यवस्था संभाल नहीं पाओगे। फिर लोग पटरियां उखाड़ना शुरू करेंगे, ट्रेन जलाना शुरू करेंगे, बस जलाना शुरू करेंगे। क्या रैली की भर्ती वैकेंसी जब कैंसिल होती तो देखा नहीं आप लोगों ने? वो खासकर मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में, रीवा में, जब आप देखते हो कि अगर वैकेंसी नहीं आ रही है, आरक्षण का विरोध करते हैं, तो पटरियां उखाड़ दी जाती हैं। तो नौकरी को आप मजाक समझ रहे हो, कोचिंगों को आपने मजाक में इस तरह में ले लिया है। कोचिंग की वजह से इस अर्थव्यवस्था में ब्लास्ट नहीं हो रहा है। एक सॉकर का काम कर रहे हैं कोचिंग वाले, हाँ वो बात अलग है कि लूट भी रहे हैं, तो उनके ऊपर, लूटने के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। और मैं संदीप महेश्वरी सर की पूरी बात समर्थन करता हूं कि यदि आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो हाइब्रिड क्लास में सभी लोगों को यूट्यूब पर फ्री पढ़ाओ। तो जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो यूट्यूब पर फ्री पढ़ लेगा, और जिस बच्चे में काबिलियत है पैसे कमा के ऑफलाइन पढ़ने की, तो वो ऑफलाइन में आके पढ़ लेगा। लेकिन कोचिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोचो अगर कोचिंग बंद हो गई तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऐसे इंपैक्ट पड़ेगा, जितने भी हॉस्टल्स हैं, बॉयज हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स, वो बंद हो जाएंगे तो वहां एक इकोनॉमी का पहिया टूट जाएगा। प्लस जो गर्ल्स आगे बढ़ना चाह रही हैं, अगर हॉस्टल बंद हो गए तो पढ़ाई के लिए आगे जाना है, समाज में कुछ काम करना है, तो कहां रहेंगी? पहला इंपैक्ट ये पड़ेगा कि गर्ल्स हॉस्टल बंद हो जाएंगे। दूसरा, फोटो कॉपी का एक बहुत बड़ा बाजार है, तो ये मशीनें बनना बंद हो जाएंगी, कागज छपना बंद हो जाएंगे। पर पर्यावरण की दृष्टि से तो अच्छा है, पेड़ नहीं काटे जाएंगे। पर उसके लिए कोई और भी काम किए जा सकते हैं, पेड़ लगाए जा सकते हैं। अगर पेड़ ही बचाना है तो बक्सवा के जंगल मत काटो, पेड़ ही बचाना है तो हसदेव के जंगल मत काटो। अगर कुछ करना चाहते हो तो इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं। पर सोच कर देखो, अगर कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो गई तो ये फोटो कॉपी की दुकानों का क्या होगा? सोच कर देखो, अगर कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो गई तो जो अपना टिफिन सेंटर चलाकर घर का खर्च चला रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? कई बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पिताजी नहीं है, उनकी माताजी और बच्चे मिलकर टिफिन सेंटर चला रहे हैं और घर का खर्च चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो केवल इस दम पर क्योंकि वो टिफिन सेंटर बच्चे खाते हैं, मजदूर लोग खाते हैं। और मजदूर इसीलिए मजदूरी कर पा रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं हॉस्टल बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, क्योंकि वहां बच्चे आके रह रहे हैं। सोचो अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो हॉस्टल नहीं बनेगा, हॉस्टल नहीं बनेगा तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, और मजदूरी नहीं होंगे तो टिफिन सेंटर कैसे चल जाएगा? यह सोचने वाली बात है कि कोचिंग इंडस्ट्री अगर हट गई तो उसके क्या इंपैक्ट होने वाले हैं। सोचो, जो कोचिंग वाले, बड़ी बड़ी कोचिंग जो बेचते हैं चाय की तरह, ए बैग ले ले, ए छाता ले ले, क्योंकि वो कोर्स बेच रहे होते हैं, तो वो बैग और छाता जो बेच रहे होते हैं एडमिशन के समय, उनको बनाने के लिए भी फैक्ट्री काम कर रही होंगी ना। तो इस पर कितना बड़ा इंपैक्ट काम करेगा? जो एडवर्टाइजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा इंपैक्ट तो पड़ेगा ये बैनर इंडस्ट्री पर। इन्हीं बैनर इंडस्ट्री को संभाले कौन है? कोचिंग वाले संभाले हुए हैं। मैं मानता हूं कि कोचिंग का एक साइड पूरी तरह से बुरा हुआ है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है, पर सोच कर देखो कि कोचिंग वालों ने जो पढ़ा रहे हैं उनकी घर की आजीविका भी है, उनको भी जीवन चलाना है, घर चलाना है। जो लालची है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर जो टीचर सच्चे मन से बच्चों का काम पढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर किस प्रकार की उंगली उठाई जानी चाहिए? क्या सभी को एक ही कोर्ट में पहना देना चाहिए? क्या सभी के ऊपर एक प्रकार से उंगली उठाई जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो बड़ी बड़ी मछलियां उन पर कार्रवाई करो।
लेकिन सोचो कि सिर्फ कोचिंग, आपने तो बोलो, सब लोग बोल दिया कि कोचिंग खराब है, ये है, बच्चों पे जो इंपैक्ट पड़ेगा, अब बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा, घर बैठे क्या करेगा मुझे बताओ। क्या भारत में कोई स्टार्टअप है? क्या भारत में कोई उद्योग है? क्या भारत में कोई कृषि व्यवस्था बहुत आगे चली गई है? तो जो लोग कोचिंग में लगे हुए हैं वो अपना दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, चलो कुछ नहीं तो ये पोस्ट मिल जाए। जैसे मान लो टीचर क्यों कहता है कि अगर फास्ट पोस्ट आई तो तुम्हें उसमें से एक पोस्ट चाहिए? टीचर इसलिए कहता है कि बच्चे में विश्वास बना रहे। अगर टीचर उन्मुख कर दे उन बच्चों को तो वो बच्चा भीड़ रोड पर जाकर हंगामा शुरू करेगा और उसी उग्र भाग का हिस्सा बन जाएगा जो उत्पाद मचा रहे हैं, जो समाज में अव्यवस्था ला रहे हैं। क्या आप ऐसा चाहते हो कि समाज ऐसा बन जाए? तो कम से कम जो लोग डाइवर्ट हो रहे हैं इन कोचिंगों के नाम पर, उनको उतना डाइवर्ट होने दो। अब इस देश में रोजगार की जो उम्मीदें हैं वो तो छोड़ ही दी जाए। आजीविका के लिए अगर आपको पकौड़े बेचने हैं, टिक्की का ठेला लगाना है, कुछ भी काम करना है तो करो, पर सरकारी नौकरी की उम्मीद टिकी हुई है कोचिंगों से। हालांकि कोचिंग माफिया एक बड़े बड़े हब चला रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर चला रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं, वो गलत है। शिक्षा को शिक्षा के तौर पर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैंने कोई बात गलत बोली तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन रियलिटी यह है कि सभी को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। शिक्षक का दर्जा शिक्षक के स्तर पर रहना चाहिए। अगर कोई शिक्षक व्यापारी बन रहा है तो उसको उसकी औकात भी दिखानी चाहिए। शिक्षा को बेचने का काम नहीं होना चाहिए। और मैं उन शिक्षकों से भी निवेदन करूंगा जो करोड़ों रुपए की फीस ले रहे होते हैं शिक्षा के नाम पर, अगर आप अपनी फीस कम कर दोगे तो कोचिंग संस्थान भी हैं वो भी अपनी फीस कम कर देंगे। उन बिल्डिंग मालिकों से कहना चाहता हूं जो लाखों रुपए किराया लेते हैं महीने का, वो अपना किराया कम करें। उन हॉस्टल वालों से बोलना चाह रहा हूं कि अपना किराया कम करें तो स्वतः ही ये चीजें कम हो जाएंगी। केवल कोचिंग वालों पर ब्लेम डालने से कुछ नहीं होगा। और जो हम ऑनलाइन के क्लासेस कर रहे हैं, ध्यान रखना कि वैदिक काल से ऑफलाइन ये शिक्षा की पद्धति चली आ रही है। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज से 20 साल के जो इसके इंपैक्ट होंगे बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि एक समाज बनता है आपस में इंटरेक्शन करने से। कभी बच्चे को देखना वो मोबाइल में सीख रहा होता है तो वो केवल मोबाइल में वही सीख रहा है जो मोबाइल दिखा रहा है उसको, तो उस प्रकार से वो समाज से दूर हो जाएगा। तो ये जो समाज निर्मित होगा ऑनलाइन वाला, वो बहुत बिलगित समाज होगा। और जो समाज बिलगित होगा वो अधिकारी कैसे समाज सेवा कर सकता है मुझे बताइए। और एक नाराजगी मुझे टॉपर्स को लेकर भी है कि आप जब टॉपर्स बन जाते हो तो आपको किसी सेमिनार में कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और आप जाकर जो मर्जी चाहे वो बोल देते हैं। बच्चे आपको सुनना चाहते हैं। जब आप अधिकारी होकर ही झूठ बोलेंगे तो फिर आप समाज में जाके क्या आप नया उदाहरण प्रस्तुत करोगे। इसीलिए टॉपर बनने के बाद सबसे ज्यादा जवाबदारी आपकी यह है कि आप स्पष्ट कर दो कि मैंने इस कोचिंग से टेस्ट सीरीज की थी, अगर आप चाहो तो इस कोचिंग में टेस्ट सीरीज कर लो, इस कोचिंग से मैंने क्लास की थी, इस कोचिंग में मैंने केवल इंटरव्यू किया था। यह चीजें स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। और मैं सभी टॉपर से निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले उनसे जरूर बोलना कि पढ़ाई घर पर रहकर हो सकती है, कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सही बात है, पर उसके लिए सिलेबस की समझ होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए, खुद के बने हुए नोट्स होने चाहिए, उन नोट्स का रिवीजन होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पर। ये बातें आप बोलो तो बच्चा समझेगा कि एक्चुअली पढ़ाई क्या होती है, तो वो बाजार के कंटेंट को इकट्ठा करना बंद कर देगा, तो स्वतः ही सब चीजें सुधरना शुरू हो जाएंगी। चीजें एक साथ बिगड़ती नहीं है। हम किसी प्रकार से एक चीज पर ब्लेम नहीं कर सकते। तुम सोच कर देखो कि इस देश में आईआईटी की कोचिंग बंद है, मेडिकल डॉक्टर की कोचिंग बंद है, यूपीएससी पीएससी कोचिंग बंद है, पुलिस एसआई सब की कोचिंग बंद है। अब ये बच्चे क्या करेंगे? सच सोचो, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं घर पे। सोच कर देखो, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ना तो हॉस्टल चलेंगे ना टिफिन सेंटर चलेंगे। 3 घंटे के बाद घर में क्लास खत्म होगी, अब बच्चा बाहर निकलेगा क्या करेगा? 24 घंटे तो पढ़ेगा नहीं घर में। तो एक इकोसिस्टम बना हुआ है, उस इकोसिस्टम को तोड़कर हम बहुत बड़ी चीजें हासिल नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। जो कमियां हैं उन कमियों को सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है, विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस ला रही है। कोचिंगों पे एक्शन भी हो रहा है कि झूठे प्रचार नहीं करने हैं, क्योंकि लोग टॉपर खरीद रहे हैं और दिक्कत यह है कि सामने वाला बिक रहा है इसलिए खरीद रहे हैं। तो इसी प्रकार के घोटालों की और कहानियां सुनने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं कुकू एफएम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। यदि अभी आप NP50 कोड यूज करते हैं तो आपको पहले महीने पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी मात्र 49 रुपए में 10,000 से अधिक ऑडियो बुक सुनने का मौका। तो डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम और इस प्रकार की रोमांचक कहानी और घोटालों की जानकारी ज्यादा रखिए, जागरूक बनिए कुकू एफएम के साथ। मेरा अंत में बस यही निष्कर्ष है कि बिना कोचिंग के आप अधिकारी बन सकते हो। पीएससी के लिए तो बोल सकता हूं, नेट जेई और डॉक्टरी के लिए मैं नहीं मानता कि सेल्फ करके हो सकता है, उसमें मेहनत लगेगी, टीचर का डायमेंशन खुलता है उसमें। दूसरा, आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास जहां सस्ती मिले उन पर भरोसा करें। तीसरा, ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हैं तो ही करें। चौथा, जिस भी कोचिंग में एडमिशन लें उनसे सवाल जरूर पूछें कि इसके बदले मुझे क्या, अगर नहीं समझ में आया तो कितना पैसा रिफंड करोगे। फ्रॉड होने की कोई चांस नहीं। बाकी मेरी बात अगर कोई आपको बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं।
और किस मुद्दे पर वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट कीजिए, निश्चित तौर पर उस मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।